तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम महाभारत के सबसे महान और दुखद नायक कर्ण और उनके बच्चों से जुड़े एक ऐसे रहस्य को उजागर करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, महाभारत की जो मुख्य कहानी है वो तो हम सभी को पता है, लेकिन कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया था, तब कर्ण की विरासत का आखिर क्या हुआ? ये एक ऐसा पहलू है जो अक्सर अनकहा ही रह जाता है। युद्ध के बाद कर्ण की विरासत का क्या हुआ? ये बहुत ही सीधा सा सवाल है ना? लेकिन ये हमारे सामान्य ज्ञान में मौजूद एक बहुत बड़े खालीपन को सामने लाता है। युद्ध भूमि पर उन 18 दिनों तक जो कुछ भी हुआ वो तो इतिहास और मिथकों के पन्नों में दर्ज है। लेकिन क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में कहानी उस युद्ध क्षेत्र की सीमाओं से बहुत आगे तक जाती है। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे कर्ण का वंश एक पूरी तरह से अप्रत्याशित और हैरान कर देने वाला मोड़ लेता है। आज हम अपनी इस चर्चा को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कर्ण के पुत्रों की, फिर वृषकेतु की कहानी, उसके बाद अश्वमेध अभियान, फिर हम देखेंगे क्षेत्रीय लोक कथाएं, और अंत में महाकाव्य की प्रामाणिकता को लेकर होने वाली आधुनिक बहस पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कर्ण के पुत्र और युद्ध भूमि पर उनके वंश की कहानी। हम अक्सर कर्ण को एक अकेले योद्धा के रूप में याद करते हैं, है ना? लेकिन असल में वो अकेले नहीं थे, उनका एक पूरा परिवार था। मूल स्रोतों के अनुसार कर्ण की 2 पत्नियों वृषाली और सुप्रिया से उनके कुल 9 पुत्र थे, और इन सभी की नियति कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। उनके सबसे बड़े बेटे वृषसेन को ही ले लीजिए। वो एक बेहद पराक्रमी योद्धा था जिसने द्रुपद और धृष्टद्युम्न जैसे महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंततः वो अर्जुन के तीरों का शिकार हुआ। सुषेण, चित्रसेन, प्रसेन, आप इस सूची को देखिए। 9 में से 8 बेटे युद्ध की वेदी पर वीर गति को प्राप्त हो गए। सोचिए, एक पूरे वंश का लगभग नामो निशान मिट गया था। बस एक ही वारिस बचा था, उनका सबसे छोटा बेटा वृषकेतु। और यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है, वृषकेतु का जीवित बचना और उसका उत्कर्ष, यानी एक भयानक त्रासदी से सुलह तक का सफर। पूरी वंशावली में वृषकेतु का जीवित रहना वाकई एक बहुत बड़ा अपवाद है, और उसकी कहानी कर्ण की विरासत की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। एक पिता जिसने पांडवों से जीवन भर दुश्मनी निभाई, उसके अंतिम वारिस का भविष्य एक बिल्कुल नई इबारत लिखने वाला था। जब युद्ध के बाद कुंती ने कर्ण के जन्म का सच बताया, तो पांडवों ने वृषकेतु को पूरे सम्मान के साथ अपना लिया। उसे अंगदेश और इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वृषकेतु को धनुर्विद्या स्वयं अर्जुन ने सिखाई। जरा सोचिए, जिस अर्जुन ने उसके पिता और बड़े भाई की जान ली, वही अर्जुन अब उसका गुरु था। ये कितनी बड़ी विडंबना है, और साथ ही सुलह की कितनी खूबसूरत तस्वीर भी। इस प्रशिक्षण के दौरान वृषकेतु ने ब्रह्मास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे विनाशकारी दिव्यास्त्र भी सीख लिए थे। लेकिन फिर श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि वृषकेतु ये ज्ञान अपनी अगली पीढ़ी को नहीं देगा, ताकि कुरुक्षेत्र जैसा महाविनाश भविष्य में कभी दोबारा ना हो सके। चलिए, अब आते हैं तीसरे भाग पर, अश्वमेध अभियान और युद्ध के बाद के कुछ बेहद रोमांचक घटनाक्रम। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसने वृषकेतु को अर्जुन के और भी करीब ला दिया। इस यज्ञ में एक खास शामकर्ण घोड़े को स्वतंत्र छोड़ा गया था, और वृषकेतु अर्जुन के साथ एक परछाई की तरह उस अभियान में शामिल था। घोड़े के पीछे चलते हुए ये लोग मणिपुर पहुंचे, और यहां आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मणिपुर के राजकुमार बब्रुवाहन ने उस घोड़े को पकड़ लिया। अब दिलचस्प बात यह थी कि बब्रुवाहन असल में अर्जुन और राजकुमारी चित्रांगदा का ही बेटा था, पर वो ये बात नहीं जानता था। फिर क्या था? एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, और इस युद्ध में बब्रुवाहन के हाथों वृषकेतु और स्वयं अर्जुन वीर गति को प्राप्त हो गए। ये तो बिल्कुल अचंभित करने वाला पल था, लेकिन घबराइए मत। चमत्कारिक रूप से श्री कृष्ण और नागकन्या उलूपी ने अपनी जादुई नागमणि की मदद से उन दोनों को फिर से जीवित कर दिया। अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। भाग 4, क्षेत्रीय लोककथाएं और ग्रंथ, महाकाव्य की वृहद कहानी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि युद्ध के बाद की ये अद्भुत और भावनात्मक कहानियां हम तक पहुंची कैसे। वेदव्यास जी के एक बहुत ही प्रमुख शिष्य थे, ऋषि जैमिनी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने महाभारत का अपना एक अलग संस्करण लिखा था। उनका पूरा ग्रंथ तो अब नहीं मिलता, लेकिन उनका लिखा हुआ अश्वमेध पर्व आज भी सुरक्षित है। और इसी पर्व में हमें इन अभियानों का इतना विस्तृत वर्णन मिलता है।
इसमें विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले 4 पक्षियों का भी एक बहुत ही कमाल का दार्शनिक प्रसंग है, जो खुद ऋषि जैमिनी को धर्म की बारीकियां समझाते हैं। बिल्कुल अद्भुत है ना? अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाकई बहुत खास है। 16वीं शताब्दी में काशीराम दास नाम के एक महान कवि ने बंगाली भाषा में महाभारत को दोबारा लिखा। इसके लिए उन्होंने पांचाली नाम की एक गायन परंपरा का इस्तेमाल किया। देखिए, पांचाली का मकसद लोगों को भारी भरकम दार्शनिक ज्ञान देना नहीं था, बल्कि उन्हें कहानी से भावनात्मक रूप से जोड़ना था। इसीलिए उन्होंने वृषकेतु जैसे किरदारों और इन रोमांचक उपकथाओं पर इतना जोर दिया ताकि ये कथा सीधे आम लोगों के दिलों में उतर जाए। काशीराम दास जी ने अपने ग्रंथ के हर अध्याय के अंत में ये पंक्तियां लिखीं। महाभारत की कथाएं अमृत के समान हैं। काशीराम दास कहते हैं, इन्हें सुनना पुण्यदायी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमें बताती है कि इन क्षेत्रीय कथाओं का लोगों के जीवन पर कितना गहरा असर था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि लोगों की गहरी आस्था थी जिसने समाज को एक साथ बांधे रखा। और यही बात हमें हमारे 5वें और अंतिम भाग की ओर ले जाती है, महाकाव्य की प्रामाणिकता पर बहस। लोक कथाएं बनाम आलोचनात्मक संस्करण। यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक बहस शुरू होती है कि आखिर महाभारत का असली रूप किसे माना जाए। इस तुलना को देखिए, एक तरफ हमारे पास क्षेत्रीय लोक कथाएं और ऋषि जैमिनी का विवरण है, जहां वृषकेतु जीवित रहता है, बब्रुवाहन के साथ युद्ध होता है और सब कुछ बहुत भावनात्मक है। लेकिन दूसरी तरफ भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी बोरी का आलोचनात्मक संस्करण है। ये बहुत ही कड़ाई से शोध करके बनाया गया है और केवल सबसे पुरानी पांडुलिपियों को मानता है। इसके हिसाब से कर्ण के सभी बेटे युद्ध में मारे गए थे, वृषकेतु के बचने का इसमें कोई जिक्र नहीं है। अकादमिक लोग से सारी क्षेत्रीय और भावनात्मक कथाओं को इसमें से हटा दिया गया है। और मजे की बात यह है कि यह बहस केवल विद्वानों के बंद कमरों तक सीमित नहीं है। आज भी रेडिट और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस बात पर जमकर चर्चा करते हैं कि क्या वृषकेतु सच में मूल कहानी का हिस्सा था या फिर यह महज लोक कथाओं की उपज है। यह दिखाता है कि महाभारत कोई पुरानी धूल खाई हुई किताब नहीं है। यह आज भी एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है जिस पर लोग आज भी बात करना पसंद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है सुलह और क्षमा की भावना। वृषकेतु की कहानी पांडवों और कर्ण के बीच की कड़वाहट और दुश्मनी की खाई को हमेशा के लिए पाट देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्षेत्रीय ग्रंथ संस्कृत के प्राचीन महाकाव्यों और आम लोगों की भावनाओं के बीच एक पुल बनाते हैं। ये महाकाव्य इतने हजारों सालों से इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ये समय के साथ लोगों की भावनात्मक जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालना जानता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या किसी महाकाव्य का असली सच केवल उसकी सबसे पुरानी मूल पांडुलिपि के पन्नों में ही सिमटा होता है, या फिर उस सच की आत्मा उन करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है जो पीढ़ियों से उस कहानी को पूरे प्यार और विश्वास के साथ सुनाते आ रहे हैं? इतिहास और मान्यताओं के बीच का ये संतुलन ही इन कहानियों को हमेशा अमर बनाए रखता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।